हाथों में बंदूक, भुजाओं में बल और पूरा का पूरा पाकिस्तान धराशायी। काश एक जासूस की रियल लाइफ भी ऐसी होती। धुरंधर का वो खौफनाक टॉर्चर सीन आप भूले नहीं होंगे। जैसे ही मेजर इकबाल भारतीय जासूस के शरीर पर हुक लगाकर उसकी खाल को खींचता है, दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। अगर थर्ड डिग्री टॉर्चर के किस्से सुनने मात्र से आपका दिल बैठने लगता है, आप अनईजी फील करने लगते हैं, तो ये वीडियो आपको असहज करेगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय जासूसों पर जिस जुल्म की तफसील है, विस्तार है, डिटेल्ड है, उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते आप उसे। धुरंधर का वो खौफनाक टॉर्चर सीन आप भूले भी नहीं होंगे। जैसे ही मेजर इकबाल भारतीय जासूस के शरीर पर हुक लगाता है, बाल खींचता है, दर्शक अटक जाता है, उसकी सांसें अटकने को होती हैं। तो क्या आईएसआई का जो टॉर्चर रूम है वो ऐसा ही होता है? आईएसआई का जो गुप्त टॉर्चर रूम है, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले प्रताड़ना के तरीके केवल शारीरिक मारपीट तक नहीं सीमित होते हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स और वहां से बचकर निकले कुछ गिने चुने लोगों के मुताबिक आईएसआई ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करता है, जो शरीर पर बिना कोई निशान छोड़े इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अब वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर। ये उस भारतीय की कहानी है जिसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की, फिर वो पकड़ा गया, मौत की सजा सुनाई गई और फिर सालों बाद वो अपने देश वापस लौट आया। बहुत दिलचस्प कहानी है। ऐसे नहीं बैग उठा के नहीं जा रहा था, या बैग उठा के नहीं चला गया था, मीम्स नहीं बन रहे थे। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कौन था वो था मोहनलाल भास्कर। मोहनलाल भास्कर की कहानी उनकी अपनी किताब मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, इसके जरिए दुनिया के सामने आई। मोहनलाल भास्कर का शुरुआती जीवन किसी जासूसी फिल्म के नायक जैसा नहीं था। उपलब्ध जो विवरण मिलते हैं उसके मुताबिक जीवन में मजदूरी की, अखबार बांटने का यानी हॉकर जैसे काम किए, बाद में एक टीचर बने। एक साधारण परिवार से आने वाला ये व्यक्ति धीरे धीरे उस दुनिया में पहुंचा जहां नाम से ज्यादा जरूरी होती है एक नई पहचान, नई आइडेंटिटी। ओढ़ी हुई पहचान के साथ वो एक मिशन को पूरा करता है। 1967 में भास्कर ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करना और पाकिस्तान जाना शुरू किया। रिपोर्ट में जो उसकी छद्म पहचान, फेक आइडेंटिटी, वो थी मोहम्मद असलम। एक तरफ था उनका असली घर भारत और दूसरी तरफ वो दुनिया थी जहां उन्हें किसी और मजहब का अनुयायी, किसी और देश का नागरिक और किसी और नाम का शख्स बनकर रहना था। अच्छा, जासूसी का मतलब सिर्फ जानकारी चुराना नहीं होता। असल चुनौती होती है लंबे समय तक शक से बचकर रहना। किससे मिलना है, किससे दूरी रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है, किस सवाल का जवाब तुरंत देना और किसका जवाब सोच कर देना है। मतलब एक जरा सी चूक, सारा खेल खत्म, फिनिश। तो भास्कर से जुड़ी जो सार्वजनिक रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है कि उन्होंने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की, भारत के लिए जानकारी जुटाई। कुछ रिपोर्ट में उनके 16 मिशन का जिक्र है। हर वापसी उनके लिए एक नई किस्म की जीत होती है और हर अगली यात्रा, हर अगला मिशन उनका खतरा बढ़ाता जाता था। जासूस की जिंदगी का सबसे बड़ा डर गोली नहीं होती, सबसे बड़ा डर होता है कि पहचान का खुल जाना, आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाना। फिर एक और मिशन आता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। 1968 मोहनलाल भास्कर पाकिस्तान में पकड़ लिए जाते हैं। उनके पकड़े जाने के पीछे एक डबल एजेंट था, उसकी गद्दारी का शक मिलता है, जिक्र मिलता है। डबल एजेंट यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षों के लिए काम कर रहा था। जासूसी की दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। जब वो भरोसा टूटता है तो बचने का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। संकरा नहीं, लगभग बंद मानिए। भास्कर की पहचान सामने आ चुकी थी। अब वो एक आम नागरिक नहीं था, वो भारत के लिए काम करने वाला एक जासूस था। पकड़े जाने के बाद उन्हें पहले नौलखा थाने, फिर कोट लखपत, फिर मियावाली जेल, इन तमाम जगहों पर रखा गया। मुल्तान जैसी खतरनाक जेल में रखा गया। अब उनके सामने बंदूक नहीं बल्कि सवालों का एक ऐसा सिलसिला था जिसका कोई अंत ही नहीं था।
किसने भेजा, किससे मिले थे, कौन कांटेक्ट में था, भारत में कौन मदद करता था, कौन इन्फॉर्मर है, पाकिस्तान में कौन मदद करता है, इस तरह के असंख्य सवाल। क्या जानकारी ले रहे थे? ये ऐसे सवाल थे जो धीरे धीरे सपने में उनका पीछा करने लगे। भास्कर ने लिखा है कि जेल में उन्होंने शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना किया। कभी लगातार पूछताछ की गई है, कभी अकेलेपन का दबाव, कई कई दिन तक सोने ना देना, आराम से ना रहने देना। ऐसी परिस्थितियां जिनका उद्देश्य शरीर को दर्द देना नहीं था, मकसद था दिमाग को थका देना। दिमाग थकेगा तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मेमोरी। कैदी को इस हालत में पहुंचा देना जहां वो अपने बचाव और अपने राज, सीक्रेट, उसमें डिफरेंशिएट ना कर पाए और सब उगल दे। जेल में सबसे डरावनी चीज हमेशा चोट नहीं होती, डर इस बात का होता है कि कोई आपकी चीख सुनने वाला नहीं। भास्कर पर यह दबाव था कि वो अपनी पहचान और मिशन से जुड़ी जानकारी दें। एक जासूस के लिए राज सिर्फ उसका अपना नहीं होता, उसके पीछे होते हैं संपर्क, सूचनाएं, नेटवर्क, कई लोगों की सिक्योरिटी। इसीलिए भास्कर के सामने दो रास्ते थे, दर्द से बचने के लिए बोल देना, जानकारी दे देना, या चुपचाप रहकर अपने मिशन से जुड़े राज बचाना, जिसके लिए वो सीमा पार गए थे। अपना देश छोड़ा था, मुल्क छोड़ा था, परिवार छोड़ा था। हर गुजरता दिन उन्हें यह याद दिलाता था कि बाहर की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और उनकी जिंदगी बंद कमरे में थम चुकी थी। किसी बंद कमरे में समय का अंदाजा खत्म हो जाता है। दिन रात एक जैसे लगते हैं, दीवारों पर खिड़की नहीं होती, आवाज सिर्फ बाहर से नहीं आती, भीतर से गूंजती है। कौन सा सवाल फिर पूछा जाएगा, किस जवाब पर भरोसा किया जाएगा, क्या अगली सुबह देखने को भी मिलेगी? भास्कर की किताब में जेल और पूछताछ के दौरान झेली गई कठिनाइयों का जिक्र है। यह सब जब बताया जा रहा है तो इससे सनसनी नहीं है, वो मानवीय पीड़ा पर ध्यान दीजिए आप। एक कैदी ने जिसे महसूस किया, यातना हमेशा दिखाई देने वाले घावों से नहीं पहचानी जाती। कई बार सबसे गहरी चोट उस डर की होती है जो इंसान के भीतर बैठ जाता है। लगातार पूछताछ, नींद से वंचित रखना, अकेलापन, धमकियां, कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर घुटनों के बल बिठाया जाता है, सिर पर बंदूक रखी जाती है और गोली चलने की आवाज की जाती है। यह बार बार दोहराया जाता है ताकि कैदी को यह एहसास कराया जाए कि वो किसी भी क्षण मारा जा सकता है, उसका जीवन अनिश्चित है। ये यातनाएं किसी भी इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ देती है। तो असल चीज खौफ, चीख में नहीं होता है, खामोशी में छिपा होता है, जहां इंसान मदद के लिए पुकार तक नहीं सकता। पूछताछ करने वालों का लक्ष्य था जानकारी, कैदी का लक्ष्य था जीवित रहना, मिशन से जुड़ी बातों को बचाए रखना। मामला अदालत तक पहुंचता है। मोहनलाल भास्कर को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया जाता है, सजाए मौत सुनाई जाती है। इन हालात में जब टूट चुके हैं आप, शरीर से, मन से, आत्मा से, दिल से, तो मौत की सजा सुनना अपने आप में भयावह। लेकिन भास्कर के लिए यह डर उस जेल के हर दिन के साथ मौजूद था। हर सुबह जीवन की आखिरी सुबह हो सकती थी, हर कदम आखिरी कदम। हैरानी यह कि मौत की सजा के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में उनकी मौत की सजा बदलकर 14 साल की कठोर कैद कर दी गई। यह राहत जैसा लग सकता था, लेकिन 14 साल किसी कैलेंडर की संख्या नहीं होते। 14 साल मतलब परिवार से दूर हजारों दिन, देश से दूर हजारों दिन, हर दिन अपनी पहचान को जीवित रखने की कोशिश। इस दौरान उनके परिवार को लंबे समय तक ये पता तक नहीं था कि वो कहां हैं, किस हालत में हैं। एक जासूस का सबसे बड़ा बलिदान यही, वो देश के लिए गायब हो जाता है, लेकिन उसके अपने लोग उसकी गुमशुदगी के साथ, लापता के टैग के साथ, मिसिंग के टैग के साथ जीते हैं। देश की सुरक्षा के लिए किया गया हर काम गुप्त रहता है और इसीलिए उसका सम्मान भी कई बार देर से मिलता है। कभी कभी देर से मिल जाता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते के बाद कैदियों की रिहाई का रास्ता बनता है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मोहनलाल भास्कर भी उन भारतीय कैदियों में शामिल थे जिन्हें बाद में रिहा किया गया। कई सालों की कैद के बाद 9 दिसंबर 1947 को, थोड़ा करेक्शन माफ कीजिएगा, 9 दिसंबर 1974 को, 1974 को वो भारत लौटते हैं। वापसी का वो मोमेंट कैसा रहा होगा, जिस मिट्टी को छोड़कर गए थे उसी मिट्टी पर लौटना, लेकिन पहले जैसे इंसान बनकर नहीं। शरीर जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन जेल की आवाजें, पूछताछ के सवाल और बीते साल की यादें,
वो लंबे समय तक भीतर रहती हैं, एक जेल अंदर बन जाती है। आत्मा की जेल में वो पूरा दर्द कैद होता है। मोहनलाल भास्कर की कहानी सिर्फ साहस नहीं दिखाती, वो कठिन सवाल पूछती है कि क्या किसी देश के गुप्त योद्धा को उनके मिशन के बाद पर्याप्त सम्मान और सहायता मिलती है? क्या उनके परिवारों को सच्चाई बताई जाती है? और जब कोई जासूस पकड़ा जाता है तो क्या वो देश की नजरों में कैदी बनकर रह जाता है या उसे एक सैनिक की तरह याद किया जाता है? इनके जवाब आसान नहीं है, क्योंकि खुफिया अभियान का बड़ा हिस्सा गोपनीय रहता है। लेकिन इतना साफ है कि ऐसे लोगों की कहानियां सिर्फ रोमांच के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और मानवीय कीमत समझने के लिए भी सुनाई जानी चाहिए। मोहनलाल भास्कर कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो एक इंसान थे, डरने वाले, दर्द महसूस करने वाले, परिवार को याद करने वाले। फर्क सिर्फ इतना था कि जब उन्हें अपना जीवन बचाने और अपना कर्तव्य निभाने के बीच सिलेक्शन करना पड़ा, उन्होंने चुप्पी को चुना। उनकी कहानी में जीत का मतलब दुश्मन को हराना नहीं था, जीत का मतलब था इतने सालों बाद भी अपने भीतर भारत को जिंदा रखना। मोहनलाल भास्कर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम उन फाइलों में दबे रह जाते हैं जिन्हें आम लोग कभी देख नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि ऐसे गुमनाम योद्धाओं की कहानियां सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देश के लिए दी गई हर कुर्बानी सलामी की हकदार होती है। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।